बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं आपको अपने चैनल स्टडी हब में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारी तीसरी क्लास है और पिछली दो क्लासों में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस की और मेजर कुछ पॉइंट्स थे अकाउंटिंग से रिलेटेड जो इन फ्यूचर्स आपको अकाउंटिंग की फील्ड में या अकाउंटिंग से सब्जेक्ट को लेके इंतहाई जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो अभी मेरे पास वही फ़ाइल ओपन है। मैंने जो फाइल है वो ओपन कर ली है। तो हमने जहाँ तक पढ़ा था वो हमारी जो लास्ट था पॉइंट वो था सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड का, कि जो सेल्स करते हैं आपको वो वापस आ जाती हैं। तो अभी हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसकी तरफ आते हैं। तो वो हमारा है डेटर्स। तो डेटर्स इनको आप कहते हैं या इनको एक और नाम भी आप कह सकते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीव डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स। तो ये सारे डेटर्स आपके वो होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं। आपने कोई गुड परचेज की, सॉरी कोई गुड सोल्ड की क्रेडिट बेसिस पे, उधार की बेस पे आपने कोई चीज़ सेल कर दी है। तो उधार की बेस पे जब सेल किया तो आप सेलर हो गए, और जिस बंदे को आप क्रेडिट बेस पे कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो वो आपके डेटर्स हो गए। वो कोई बंदा भी हो सकता है, कोई एंटिटी भी हो सकती है, कोई भी चीज़ बंदा हो सकता है, या कुछ आप कह लें कि कोई शॉपकीपर्स है। आप अगर होल सेलर का काम करते हैं तो वो उनको भी आप दे सकते हैं। ठीक है। तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं। ठीक है। आपने कोई चीज़ सेल की क्रेडिट बेस के ऊपर, तो आपने वो चीज़ सेल कर दी, आप सेलर हो गए, और जिन बंदों से आपने पैसे लेने हैं वो आपके डेटर्स होंगे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स वो बंदे होते हैं जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं। उसके बाद एक और टर्म होती है क्रेडिटर्स, या इनको आप क्रेडिटर्स भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ क्रेडिटर्स कहते हैं। तो बहरहाल जो भी आप इसको कहते हैं, क्रेडिटर्स इनको कह सकते हैं। और एक और चीज़ों को होती है इनको अकाउंट पेएबल। ठीक है। क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स भी इनको बोला जाता है, और अकाउंट पेएबल। तो ये वो बंदे होते हैं जिनको आपने पे करना होता है, आपने पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर्स वो बंदे होते हैं जिनके पैसे आपने देने होते हैं। आपने इनसे कोई चीज़ परचेज़ की क्रेडिट बेस के ऊपर, उधार के ऊपर, तो आपने कहा कि मैं इन फ्यूचर्स आपको किसी भी डेट आपने दे दी, टाइम ले लिया, एक महीने का, एक हफ्ते का, या एक दिन का, या कुछ दिन का। तो इन फ्यूचर आपने अगर पेमेंट करनी है तो जो जिनको पेमेंट करनी है वो जो बंदे होंगे वो आपके क्रेडिटर्स होंगे। ठीक है। आपको समझ आ रही होगी। डेटर्स वो बंदे होते हैं जिन से आपने पैसे लेने होते हैं, आप उनको सेल्स करते हैं और उनसे आपने पैसे लेने होते हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको आपने पैसे देने होते हैं और उनसे आपने चीज़ परचेज़ की होती है उधार की बेस पे, क्रेडिट बेसिस पे चीज़ें आपने परचेज़ की होती हैं। ठीक है। ये मेजर इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो हमारे पास है कैश कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? अगर एक बंदे ने कुछ पे करना है, ये एक ख़ास किस्म का अलाउंस होता है जो क्रेडिटर्स की तरफ से भी दिया जाता है और डेटर्स की भी तरफ से दिया जाता है। फ़र्ज़ करें आपने जिनसे पैसे लेने हैं तो आपने उनको कोई भी डेट दी हुई है। ठीक है, कि आपने मुझे इस डेट तक पैसे वापस कर देने हैं। तो अगर वो बंदा आपको, जो आपके डेटर्स हैं, वो उस डेट से पहले पहले आपको पैसे देते हैं, पैसे दे देते हैं, तो आप उसके ऊपर में भी उनको कुछ छूट दे दें, कुछ डिस्काउंट दे दें। ठीक है। अगर क्रेडिट्स को लें तो आप अगर जिन बंदों को आपने पैसे देने हैं, तो अगर उनको आप जो ड्यू डेट है उससे पहले पहले पे कर देते हैं तो वो आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। उसके बाद एक इंतहाई अहम होता है हमारा कैपिटल। कैपिटल, या इसको आप ऑनर, कैपिटल्स भी कह सकते हैं और ऑनर इक्विटी भी कह सकते हैं। ठीक है। कैपिटल क्या होता है? वो
कैपिटल का अगर मतलब मैं बताऊँ तो उर्दू में सरमाया होता है, वो सारी चीज़ें जिनको लेकर के आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं वो आपका कैपिटल्स हो गया। अगर आप ओनर इक्विटीज़ की तरफ आएँ तो जो भी आपका बिजनेस है उसको आप एक एंटिटी कह सकते हैं, अपने मालिक से अलहदा, सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक है। और इक्विटी जो होता है उसका मतलब होता है रिसोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, जो प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका जो हो गया ऑनर इक्विटीज़ हो गया, सरमाया हमारा हो गया। इसके दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक होता है फंड्स, फंड्स सप्लाईज किए जा सकते हैं ऑनर की तरफ से, मालिक की तरफ से भी, जो पैसे या जो सोर्सेस फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं एक ओनर से, एक ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। और एक उसके अलावा होते हैं कि जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी एक्सटर्नल पार्टीज़ की तरफ से, लाइक आप बैंक वगैरह से कोई उधार वगैरह या ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पैसा, कैश आप कह सकते हैं, या जो भी गुड्स इन्वेस्ट की जाती हैं ऑनर्स की तरफ से बिजनेस में, उनको हम कैपिटल कहते हैं और या ऑनर इक्विटीज़ कहते हैं। इसके अलावा अगर एक और मैं डेफिनेशन के तौर पे अगर आपको बताऊं तो कोई भी कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वो पैसा या वो वर्थ जो बिजनेस यूनिट के ऑपरेट करने के लिए और रेवेन्यू कमाने के लिए लगा दी जाती है, उसको हम कैपिटल कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, ठीक है। ये सरमाया, क्योंकि बगैर सरमाए के तो कोई भी बिज़नेस शुरू नहीं होता। तो मेन जो सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज या जो फंड्स, जो पैसा आप बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए लगाते हैं, वो हमारा कैपिटल्स के अंदर आ जाते हैं। इससे नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे होते हैं एसिड्स। एसिड्स हमारे रिसोर्सेज होते हैं जो इन फ्यूचर्स हम परचेज़ करते हैं। इन फ्यूचर्स हमारा जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए जितने भी जो चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं, हम उनको एसेट्स कहते हैं। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए और उससे बेनिफिट हासिल करने के लिए जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर सिंपल कहें तो वो आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब एसेट्स के अंदर कुछ टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है उस बिज़नेस के अंदर, और कुछ इनटेंजिबल होते हैं जिनकी कोई फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस बिज़नेस के अंदर नहीं होती, ठीक है। मज़ीद हम इन जाएंगे फ्यूचर में डिटेल में। हमारे करंट एसेट्स होते हैं, हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं और हमारे लिक्विड एसेट्स भी होते हैं। अब फिक्स एसेट वो होते हैं जिनको मतलब हमारा जैसे फर्नीचर्स हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी, ये सारे हमारे फिक्स एसेट के अंदर आ जाते हैं। करंट एसेट के अंदर हमारी कुछ छोटे मोटे एसेट्स होते हैं, अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं तो वो हमारे आ जाएंगे, या कोई रेंट वगैरह आ रहा है तो। और इसके अलावा एक और होता है लिक्विड, जो मतलब एज सून एज पॉसिबल आप उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारा बैंक ड्राफ्ट वगैरह आप कह सकते हैं कि वो आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, वो है हमारा लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ को उर्दू में मतलब होता है वाजिबात, ठीक है। लाइबिलिटीज़ का उर्दू में मतलब होता है वाजिबात। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं ये हमारा डेट्स होता है, ये हमारी या जो बिज़नेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं, ज़िम्मेदारी होती है इसको पे करना, या डेब्ट्स कह सकते हैं, उधार होता है जो आपने मस्ट पे करना होता है। ये आपने क्रेडिटर्स को भी पे करना हो सकता है कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो क्लेम्स कर सकते हैं आपसे, या कोई भी आउटसाइडर होता है जो आपने वापस करना होता है। तो लाइबिलिटीज़ कोई भी एक कह लें कि आप लीगली अमाउंट होती है जो लीगली बाउंड होते हैं आप पे करने के आउटसाइडर्स को या अपने क्रेडिटर्स को, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बोल दूँ तो लाइबिलिटीज़ मीन द टोटल्स अमाउंट विच अ बिजनेस इज़ लीगली बाउंड टू पे टू इट्स आउटसाइडर एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। इसमें बिल पेएबल आपके आ जाते हैं, अकाउंट्स पेएबल, बैंक लोन। अब बैंक से आपने लोन लिया हुआ है तो वो मस्ट आपने पे करना है। कोई बिल्स हैं आपके, कुछ चीज़ें आपने परचेज़ की हुई हैं, उनके बिल्स रहते हैं तो वो आपने पे करने, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ है। किसी बंदे के से पैसे आपने लिए हैं तो उनको वापस करने, तो वो आपका ऊपर जो है ना वो आपकी लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट्स है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड वो होता है
ये एक पार्ट ऑफ टाइम आप कह सकते हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है और एग्जैक्ट रिजल्ट निकाला जाता है उस बिज़नेस का कि आया हमें उस टाइम पीरियड के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, ये मोस्टली 1 साल का होता है। इसके अलावा आप 1 महीने की भी जो रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट है, वो प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, और क्वार्टर की भी बना सकते हैं, 4 महीनों की भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जो नॉर्मल होता है वो हमारा 1 साल का टाइम पीरियड होता है। तो उसके अंदर आपने जितनी प्रॉफिट कमाया, जितने लॉस हुई है आपके, जितने एक्सपेंसेस हुई है, उनको कैलकुलेट करके आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है और उसमें ये क्लियर किया जाता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। नेक्स्ट हमारा है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का अगर उर्दू में आप मतलब लें तो ये प्रॉफिट ही हो सकता है जो आप कमाते हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो जुड़ी होती हैं अपने कस्टमर के साथ, उनको चीज़ें, गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर जो वो चार्ज करती हैं, जो पैसा लेती हैं उन कस्टमर को वो सर्विस देने के लिए या जो गुड देने के लिए, उसके ऊपर जो वो पैसा आता है वो हमारा रेवेन्यू होता है। सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं आपको बता दूं तो इट इज़ अ प्राइस ऑफ गुड सोल्ड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर। कोई भी गुड्स या सर्विस जो एक बिज़नेस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है और उसके ऊपर जो वो चार्ज करता है, जो वो पैसे लेता है, वो हमारा रेवेन्यू होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। अब काफ़ी सारी टाइप्स हैं इसकी, तो इसमें मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ रेवेन्यू के अंदर हमारा पहला होता है जो हमने सेल्स की हैं, टोटल प्राइस जो हमने चार्ज की है, वो हमारा रेवेन्यू हो गया। इसके अलावा हमारा इंटरेस्ट अर्न, कोई भी इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट हो सकता है, इंटरेस्ट का सूद होता है वैसे, तो कोई भी आपने अमाउंट दी हुई है तो उसके ऊपर जो आपको अमाउंट आएगी वो आपकी रेवेन्यू के अंदर आएगा। इसके अलावा कोई भी फ़ीस वगैरह आपने अर्न की है तो वो भी आपका रेवेन्यू क्या होगा। आपने कोई बिल्डिंग या कोई मशीनरी जो है ना वो रेंट के ऊपर लगाई हुई है तो उसका भी जो किराया आएगा वो भी हमारा रेवेन्यू के अंदर जाएगा। और उसके अलावा कोई भी कमीशन वगैरह अगर आपने रिसीव्ड किया है तो वो भी हमारा रेवेन्यू के अंदर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस हमारे खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं। ठीक है, वो तमाम अखराजात जो आपको गुड्स या सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए मज़ीद लगाने पड़ते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए या अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करने के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस कॉस्ट होती है, वो खर्चे होते हैं गुड्स और सर्विस के ऊपर जो लगाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, अपना जो आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर मैं इंग्लिश में बोल दूँ तो एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। किसी ख़ास अकाउंटिंग मालियाती जो दौरानिया होता है उसके अंदर कॉस्ट होती है जो रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए, जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस लगाए जाते हैं। ठीक है, लाइक कोई चीज़ अगर आप बेच रहे हैं तो उसके ऊपर अगर कोई खर्च अखराजात आ रहे हैं, खर्चे आ रहे हैं, तो वो आपका एक्सपेंसेस के अंदर ही आएंगे। आपने कोई मशीनरी लिया, उसकी इंस्टॉलेशन पे आपको कोई बंदा आपने हायर किया है, कुछ क्या कहते हैं कि लेबर वगैरह लगाई है, तो उसके ऊपर जो उनकी दिहाड़ी होगी, वेजेस होंगे या कुछ इस टाइप की चीज़ें, वो आपके एक्सपेंसेस के अंदर आएंगी। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है हमारा जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये अमाउंट होती है किसी भी ख़ास जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनमें से हमारी जो जो हमारा रेवेन्यू होता है उसमें से हमारा जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो हम लेस कर देते हैं, तो हमारी जो बचता है वो हमारा रेवेन्यू होता है। फार्मूला इसका ये हो गया कि नेट इनकम हमारी ये होती है कि जो हमारे रेवेन्यू होते हैं उसमें से हम माइनस कर लेते हैं अपने एक्सपेंसेस को, तो जो हमारा बचता है वो हमारा इनकम होती है, हमारा रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ मेन पॉइंट्स थे जो बताना ज़रूरी थे। तो आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे।
तो इन फ्यूचर्स जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसमें हम प्रॉपर तरीके से अपने स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे, हम अपना फॉर्मेट देखेंगे कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, और प्रॉपर तरीके से अपनी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो एंट्रीज़ हैं, वो करना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से फिर कोई जो चीज़ है वो उसमें इशू ना हो। तो थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।